नमस्कार। इस वीडियो में हम ये पाठ द्वितीय के नीति निश्चित तत्वों के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इसकी आलोचनाएं पर चर्चा की, लेकिन उन आलोचनाओं में जो गंभीरता है वो कम है, वो केवल आलोचना के लिए आलोचना ज़्यादा है। चूँकि नीति निश्चित तत्व संविधान में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और भविष्य में आने वाली सरकारों को कौन सी नीति समाज हित या लोक कल्याण के लिए काम में ली जानी चाहिए, बनानी चाहिए, या किन बातों को ध्यान में रखकर अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए, कानून पास करने चाहिए, उसके लिए वो बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है। एक तरह से हम उनको दूरदर्शी जो सुझाव है आने वाली सरकारों के लिए वो कह सकते हैं। इसलिए नीति तत्व उतने सारहीन या महत्वहीन नहीं है जितना आलोचक मानते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात वर्तमान समय तक ये महसूस किया जा रहा है कि ये नीति निश्चित तत्व है, ये अत्यावश्यक है। कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे कि ये प्रेरक ऊंचे लक्ष्य हैं, मोटिवेटिंग हाई गोल्स। कोई भी सरकार इनको पाना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करेगी तो उन्हें निर्वाचन के लिए समय मतदाताओं को उत्तर देना होगा। निर्देशक तत्व वस्तुतः संविधान की प्रस्तावना का ही विस्तार है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की आकांक्षा व्यक्त की गई है। जीवन के इस क्षेत्र में समता लाने का प्रयास किया गया है, संकल्प लिया गया है। इन लक्ष्यों को सामने रखकर ही सरकार नीतियाँ और कार्यक्रम बनाती आई है। फिर इन्हें अनुपयोगी और सारहीन बताना कैसे संभव है, या इन्हें पुराना फैशन कहना कहाँ तक उचित है। इनके महत्व की दृष्टि से हम देख सकते हैं कि शासन और जनता के सामने ये नैतिक मूल्य हैं। जिस प्रकार से व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता का अच्छा बुरा या शुभ अशुभ का महत्व है, वैसे ही सरकार और जनता के लिए ये नैतिक मूल्य है जो नागरिकों के जीवन को संचालित करने वाले हैं। वो मानवीय जीवन के लिए अपरिहार्य भी है। विकास का लक्ष्य तो है, पर नैतिकता की कीमत पर नहीं। यह उद्देश्य संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के सामने रखना चाहते थे और भविष्य में आने वाली सरकारों के सामने भी। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जो आने वाली सरकार है उनका कर्तव्य होगा, जैसा कि एलन गैडहिल कहते हैं कि उच्च नैतिक आदर्शों का राष्ट्र के इतिहास में प्रभाव स्वीकार करना नीति से तत्व है। वो भली भांति इसको समझा सकते हैं। महत्व की दृष्टि से हम ये भी न्यायालय के लिए ये मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। नीति निश्चित तत्वों की आलोचना ये कहकर की जाती है कि ये वाद योग्य नहीं है, न्यायालय की दृष्टि में इनका कोई महत्व नहीं है। न्यायालय संविधान के रक्षक है, लेकिन न्यायपालिका ने भी समय समय पर उसके सामने मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वों के संबंध में या संविधान की व्याख्या करने में या सरकारों को किसी प्रकार का निर्देशन देने में नीति निश्चित तत्व न्यायालय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने संविधान की प्रस्तावना को वास्तविक रूप में लागू करने के लिए नीति निश्चित तत्वों का सहारा लिया है और मौलिक अधिकारों के साथ साथ निश्चित तत्व है उनको भी महत्वपूर्ण बतलाया है। एक प्रकार से ये प्रकाश स्तंभ है निश्चित तत्व न्यायालयों के लिए, जो विभिन्न प्रकार के संवैधानिक वाद उनके सामने आते हैं तो इनकी परिप्रेक्ष्य में न्यायालय अपने निर्णय देने पर
सहूलियत महसूस करते हैं। न्यायाधीश एच.जे. कीनिया के अनुसार निषेध तत्व विधायिका में बहुमत की अस्थायी इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि उनमें राष्ट्र की बुद्धिमत्तापूर्ण स्वीकृति का बोल रही है, जो संविधान के माध्यम से व्यक्त हुई है, जो निदेशक तत्व है। इनका महत्व इस दृष्टि से भी, लोक कल्याण की दृष्टि से भी दर्शाया जा सकता है कि संविधान निर्माता भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना से अभिहित करना चाहते थे कि सरकारें जनता की प्रत्येक प्रकार की सामाजिक और आर्थिक उन्नति में संलग्न रहे और उन्हें कहीं भी नीति निर्माण करते समय भटकाव की स्थिति महसूस नहीं हो। इसके लिए आर्थिक प्रजातंत्र है या सामाजिक प्रजातंत्र है, उसका लागू करने का वो भविष्य में आने वाली सरकारें करें या वो ध्यान रखें। तो इसके लिए लोक कल्याणकारी राज्य के प्रतीक के रूप में निदेशक तत्वों की व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने संविधान में की है। निदेशक तत्वों का जब विश्लेषण किया जाता है तो मौलिक अधिकार जहाँ राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं, वहीं निर्देशक तत्व है वो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। जैसे समाज के जो हाशिए पर जो वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, महिला हैं, वृद्ध हैं, एसटी, एससी, ओबीसी है या जो मजदूर वर्ग है, उनके लिए राज्य संवेदनशील रहे, नीतियाँ बनाते समय उनको ध्यान में रखे, इसकी व्यवस्था संविधान में की गई है कि वो मुख्य धारा से जुड़ सके। निदेशक तत्व आने वाली सरकारों के लिए ये एक उपयोगी मार्गदर्शक या लोक कल्याण का मार्ग दर्शाने वाले उसमें सिद्ध हो सकते हैं। दूसरा, विपक्ष के हाथों में एक महत्वपूर्ण शस्त्र है। ये इसकी महत्व बताता है कि विपक्ष के हाथ में एक सत्ता पक्ष को कार्रवाई करने के लिए हमेशा चौकस रखने का एक हथियार है। जब भी सरकार सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों या हाशिए पर गए हुए लोगों के लिए के विरुद्ध कोई कानून बनाने का प्रयास करे तो विपक्ष निदेशक तत्वों का हवाला देकर सरकार को घेर सकता है कि उनको विरुद्ध में यदि कोई कार्रवाई की जाती है या कानून बनाया जाता है तो विपक्ष सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सरकार को सदैव कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, सरकार की आलोचना करके संसदीय कार्रवाई में समय समय पर इन मांगों को उठाकर। निदेशक तत्वों का महत्व जन आकांक्षा की दृष्टि से भी है। निदेशक तत्व भारतीय जनता की आकांक्षा का प्रतीक है, जन सामान्य को समर्पित है, अतः उनके पीछे वैधानिक बाध्यता नहीं है। फिर भी यदि प्रजातंत्र सच्चे अर्थों में हमें भारत में लागू करना है तो निदेशक तत्वों के अनुसरण में आने वाली सरकारों को नीतियाँ बनानी पड़ेंगी और जनता अपने अधिकारों, अपने जो नैतिक दावे जिनको कहकर बहुत सारे आलोचना करते हैं निदेशक तत्वों की कि ये जन आकांक्षा है, नैतिक दावे हैं, उनके लिए जवाब है कि निदेशक तत्व है उनके पीछे हालांकि कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन जन आकांक्षा का जो दबाव है, जनमत का जो दबाव है, वो हमेशा सरकार पर रहता है। वो निदेशक तत्व भी हैं। तो निदेशक तत्व सरकारों को काम करने के लिए अधिक जन कल्याण या संवेदनशील सरकार बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सजग नागरिक इनको लागू करवाने का यथासंभव प्रयास करते हैं। संविधान सभा में भी ऐसी भावनाएं जब संविधान निर्माण हो रहा था, निदेशक तत्व और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बहस चल रही थी, तो एक संविधान सभा के सदस्य जिनका नाम अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर है, उन्होंने ऐसी ही भावना व्यक्त की कि यदि कभी लोकप्रिय जो मंत्रिमंडल है संविधान के चतुर्थ भाग का कभी उल्लंघन नहीं कर पाएगा। एम.बी. पायली ने भी निदेशक तत्वों का उल्लंघन
होने की स्थिति में उत्तरदायित्व की स्थिति से अलग होने के जोखिम पर ही किया जा सकता है, ऐसा संभावना व्यक्त की है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि जो निदेशक तत्व है उनका संवैधानिक दृष्टि से तो महत्व ही है, जन आकांक्षा की दृष्टि से भी महत्व है। इसी प्रकार से एक बिंदु असामयिक होने का भय है या आलोचना है, वो भी निर्मूल है। वर्तमान के आधार पर भविष्य की नींव तैयार की जाती है। तो यदि वर्तमान राष्ट्र में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना में यदि सफल हो जाता है तो सामाजिक न्याय का लक्ष्य पाया जा सकता है। तो सामाजिक लक्ष्य यदि पाना है तो भावी योजनाएं उसी के अनुरूप बनानी होंगी। 21वीं सदी में ये सिद्धांत पुराना हो जाएगा, इसका कोई सुदृढ़ आधार नहीं है। ये आलोचकों की आलोचना है, निर्मूल है। यदि हम वर्तमान पीढ़ी के लिए कोई अच्छा आदर्श स्थापित नहीं करके जाएंगे तो भविष्य की पीढ़ियाँ अंधेरे में गुम हो जाएंगी। उनमें प्रकाश स्तंभ के रूप में नीति निषेध तत्व आने वाली सरकारों के लिए निषेध तत्वों के रूप में है। एक महत्व इस दृष्टि से भी है कि अतिवादी जो विचारधारा है उस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं निदेशक तत्व। राजनीतिक विचारधारा पर आधारित न होकर चूंकि ये सामाजिक आर्थिक विचारधारा के प्रति विकास के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसी स्थिति में चाहे सत्ता पर किसी भी विचारधारा का समर्थक सरकार हो, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, उत्तरपंथी हो, वामपंथी हो, चाहे वो किसी भी विचारधारा से अनुप्रमाणित हो, वो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए निदेशक तत्वों सिद्धांतों से निर्देश ले सकती है। एम.बी. पायली ने भी ये कहा है वास्तव में ये तत्व क्रांतिकारी सिद्धांत है, परंतु इनकी प्राप्ति का ढंग संवैधानिक है। वास्तव में ये तत्व निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से भारतीय संविधान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की घातक, श्रमजीवियों की तानाशाही और जनता की आर्थिक सुरक्षा में बाधा डालने वाले पूंजीवादी अल्पतंत्र दोनों की चरम सीमाओं के बीच में संतुलन स्थापित करता है, ऐसा संविधान विशेषज्ञ एम.बी. पायली ने कहा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि निदेशक तत्व संविधान में जो वो भविष्यगामी लक्ष्य है वो आधारशिला है भविष्य के लोकतंत्र की स्थापना में। और इसी रूप में हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इनके क्रियान्वयन के लिए, इन भविष्यगामी लक्ष्यों के लिए सरकारों ने अनेक बार मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी किया है, और चाहे उन्हें न्यायालयों में जाकर किसी भी रूप में सामना करना पड़ा हो, लेकिन निदेशक तत्व है किसी रूप में न्यायालयों ने उनको माना है और मौलिक अधिकारों की श्रेणी में भी सम्मिलित किया है, और बाद के जो विवाद है उनमें दोनों में समन्वय की चेष्टा भी की है। धन्यवाद।